जिनके आदर्श और विचारों की प्रेरणा से लेकर के हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दुनिया को दिया है। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर जिसके जो जिए देश के लिए, वो जूझते रहे देश के लिए, उनके चरणों में मेक इन इंडिया का सपना समर्पित करने का मुझे अवसर मिल रहा है। उस सपने को साकार करने के लिए नवरात्रि वो शक्ति संचय का पर्व होता है। इस शक्ति संचय के पर्व पर भारत भी एक शक्ति संचय करके शक्तिशाली राष्ट्र बने, इस सपने को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इस अभियान के जरिए दिल्ली के कई उद्योगपति इसमें शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अब मुंबई की कुछ खबरों की ओर। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और लिहाजा सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता आलिम शेख के पास। इस समय हमारे साथ एनसीपी के कद्दावर नेता, एनसीपी के प्रवक्ता, अणुशक्ति नगर विधानसभा से पर्चा भरने जा रहे विधायक नवाब मलिक साहब हमारे साथ मुझे आइए मुझसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बार आप यहाँ से पर्चा भर रहे हैं और अगर हम राजनीतिक करियर की आपकी बात करें तो 5वीं मरतबा आप विधायक का पर्चा भरने जा रहे हैं, किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को, और क्या माहौल है? पिछले 20 साल तक महाराष्ट्र की विधानसभा में काम करने का मौका मिला। जब भी चुनाव पहली बार हमने 1996 में जीता, उसके बाद जब भी जनता के पास विश्वास मत मांगने गए, लोगों ने विश्वास करके हमें जिताया और हमने लोगों के सवाल छुड़ाए हैं। हमें लगता है कि इस बार भी जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से लोग विजयी हमें करेंगे। नवाब मलिक साहब, आप जनरली जमीनी राजनीति के नेता कहलाए जाते हैं, जो ग्रास रूट पे आप काम करते हैं, तो लगता है कि ये एरिया भी अभी जो आज का माहौल चल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, कांग्रेस एनसीपी का वो माहौल नहीं है जो पिछले 5 साल पहले था, इसका कुछ असर हो रहा है? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ये थ्योरी को हम मानते ही नहीं। 99 में सरकार बनी, काम किया, 2004 में फिर सरकार लोगों ने चुनकर दी, फिर काम किया गया, फिर सरकार चुन के दी है और 5 साल फिर अच्छे काम हुए और फिर हमारी सरकार आएगी। जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, काम जितना किया है उसी के आधार पर जनता का समर्थन मिलेगा। सेना बीजेपी में अभी तक महायुति नहीं हो पाई है, तो लगता है कि उसका कुछ असर हो रहा है, उसका बेनिफिट मिल सकता है पार्टी को? हमें लगता है वो मिलके लड़ेंगे। वक्त सिर्फ पास कर रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो इधर उधर भाग ना जाए, मनसे के साथ ना चला जाए, ये डर उनको सता रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं। मिलके लड़ेंगे, हमें उम्मीद है और फिर भी हम उन्हें आ रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को लेकर भी अभी तक असमंजस बरकरार है, क्या कहना चाहिए? हमें लगता है आज जो भी परिस्थितियां हैं शाम तक क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपके चुनावी क्षेत्र की हम बात करें, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे, या कि क्या समस्या है जिनको लेकर आप चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, समस्याओं का समाधान तो पानी करता, बहुत सारी समस्या खत्म हो गई। डेवलपमेंट ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी यहाँ पे अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, हर तरह की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें थी उसका समाधान हुआ है। हम चाहते हैं कि ढंग से जो मुंबई का विकास है, अणुशक्ति नगर एक क्षेत्र पर मुंबई का सबसे बड़ा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कोली यहाँ पर है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, तो मुंबई भर से जो पुनर्वसन किए हुए लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो कुछ लोगों को 1976 में झोपड़ी में रखा गया, उन्हें इमारत में बनाया जाए। यहाँ पे कार शेड मेट्रो का बनाने का प्रस्ताव पास किया है, आईटीआई बनाने का हुआ है, हमारे शताब्दी अस्पताल को कॉलेज बनाने के सब प्रस्ताव पाइपलाइन में। हमें लगता है ये पूरा होने के बाद बहुत राहत मिलेगी। तो क्या लगता है कि आखिरी सवाल कि पिछले लोकसभा में जिस तरह मोदी जादू चलाते गए, इस मरतबे में मोदी जादू बरकरार है, महाराष्ट्र विधानसभा में इसका कुछ असर दिखेगा? मुझे लगता है कि आप किसी को एक मर्तबा सभी को बेवकूफ बना सकते हैं या कुछ लोगों को बार बार बना सकते हैं, लेकिन जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब पिछले 3 महीने में जो देश भर में चुनाव हुए, उपचुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें थी, लगभग 70% सीटों पर लोगों ने उन्हें हरा दिया है। इसका यही सबूत है कि जनता अब उनके विरोध में खड़ी हो रही है। क्या माना जाए कि कांग्रेस एनसीपी वापस कमबैक कर रही है, महाराष्ट्र की सत्ता आप ही के हाथ में आ रही है? निश्चित रूप से जनता का काम किया है तो जनता का समर्थन मिलेगा और जनता का समर्थन हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि फिर चौथी बार महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए नवाब मलिक साहब एनसीपी प्रवक्ता साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि चौथी बार भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की ही सत्ता बनेगी और जनता का पूरी तरह से उन्हें समर्थन हासिल है। विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति काफी सक्रिय हो गई है। ऐसे में एक तरफ जहां अगाड़ी सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ महायुति टूटने के कगार पर दिखाई दे रही है। देर रात चल रही महायुति की बैठक में कोई नतीजा ना निकलकर आने पर सारे छोटे दल शिवसेना बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में महायुति के छोटे घटक दलों ने शिवसेना और बीजेपी को 11 बजे का अल्टिमेटम दिया है। वाटण्या करत असताना 18 गृहीत धरलेलं होतं, त्याच्यामध्ये कमी करू नका असं दिवसभर आमचा प्रयत्न चालू होता, पण शेवटी आम्हालाच त्यांची दया आली
किंवा आम्ही म्हटलं थोडंफार आमच्या कमी झालं तर चालतील, परंतु आम्हाला हे संपवा एकदा. नाही, आम्ही घटक पक्ष जास्तीत जास्त 18तले 3-4 सोडू, अजून आकडा ठरलेला नाही, परंतु आम्ही इतकं आमची भूमिका आता लवचिक केली आहे की ह्याच्या पलीकडे. बात करते हैं आघाड़ी की, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 118 प्रत्याशी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं देर रात जारी की गई सूची में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ दक्षिण और नारायण राणे कुडाल से चुनाव लड़ेंगे। दिवंगत विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को लातूर सीट मिली, तो मुंबई के पूर्व अध्यक्ष विधायक कृपाशंकर सिंह को कालीना बैनर पश्चिम से बाबा सिद्दीकी और राजेंद्र दरडा को औरंगाबाद पूर्व से टिकट दिया गया है। अब 118 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने का विचार किया है या नहीं, ये तो आज साफ हो जाएगा। आज से नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो गया है। ऐसे में पूरा देश मां की भक्ति में लीन हो चुका है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व का पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है और इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि का शुभारंभ मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से होता है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक धार्मिक कहानी है और वो ऐसे, एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, केवल भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, केवल मुझे ही नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वो अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तभी नवरात्रि में पहला मान शैलपुत्री का होता है। अखिल भारतीय गोवंश हत्या समिति ने अब गो हत्या को रोकने के लिए एक कानून पास करने की बात कही है, जिसके लिए वे जल्द राष्ट्रीय व्यापी अभियान छेड़ने की बात कही है। वहीं द्वारका में समिति के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालकर जन आंदोलन का आगाज किया। सूर्यपीठ मुरली मंदिर के
कृष्णा देवगिरी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में गो भक्तों ने भाग भी लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के नक्सल ग्रस्त क्षेत्र में किनवट तहसील में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागृति कार्यशाला का भी आयोजन उप जिलाधिकारी दिलीप स्वामी ने किनवट में किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र तथा नक्सलग्रस्त क्षेत्र किनवट तहसील में 15 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली घटना समेत किसी भी घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही नक्सलियों की छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद लेने का निर्णय किया है और इस मतदार संघ के सभी संवेदनशील मतदान केंद्र पर विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पुलिस प्रशासन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये उप जिला अधिकारी दिलीप स्वामी ने लेमन न्यूज से खास बातचीत में बताई। जितने भी संवेदनशील सेंसिटिव और या हाइपर सेंसिटिव ऐसे पुलिस स्टेशन के इलाके में जो भी पोलिंग स्टेशन है या जो भी गांव है, जो हमने एनालिसिस किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस मशीनरी और रेवेन्यू मशीनरी ने, वो सारे गांव के नागरिकों से हमारे ऑफिसर और हमारे कर्मचारी के द्वारा बातचीत चालू है। कोई भी अनुचित घटना कौन से भी गांव में नहीं होनी चाहिए, इस सिलसिले में सारी छोटी मोटी जानकारी जमा करने का काम चालू है। उप जिलाधिकारी दिलीप स्वामी नक्सल प्रभावित क्षेत्र किनवट के दौरे पर मतदाताओं तक जन जागृति कार्यशाला के आयोजन के जरिए अपना संदेश पहुंचाने आए थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि सभी मतदाता मतदान के दिन बाहर आकर अपना अमूल्य मतदान करें और देश के हित में मतदान करना जरूरी है। ये जानकारी जन जागृति कार्यशाला के जरिए दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के सीमा पर नाकाबंदी कर सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रशासन की इस मुस्तैदी को देखकर ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस बल और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। किनवट नांदेड़ से राशिद फजलानी, लेमन न्यूज। सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए महाराष्ट्र में गठबंधन करने के लिए केवल एक ही पार्टी बची है, समाजवादी पार्टी। ऐसा कहना है अबू असीम आजमी का। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में चुन के आई भाजपा सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी एक सेकुलरिज्म की प्रहरी है। समाजवादी पार्टी का सबसे पहला वसूल है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर जात, हर धर्म, अमीर गरीब, समाजवाद का मतलब यह है कि सबको एक साथ लेके चला जाए। परंतु समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार उंगली उठती है कि ये मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है। ये सांप्रदायिक शक्तियों से, जिनके हाथ में सत्ता है, जो शक्तिशाली हैं, जिनके साथ आरएसएस है, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इस देश में मुसलमानों का भी कोई हमदर्द हो। सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, मुसलमानों के भी समाजवादी पार्टी हमदर्द है। जब भी समय आया है, समाजवादी पार्टी ने देश के सारे जात, सारे धर्म वालों के साथ मिलकर माइनॉरिटी का भी ख्याल किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी को देश में। वहीं मुंबई ट्रैफिक पुलिस और स्कूली छात्रों ने एक जन जागरण अभियान शुरू किया है, जहां लोगों से अनुरोध किया गया कि लोगों का जीवन बहुत कीमती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि एम्बुलेंस को हमेशा पहले जाने की जगह दें, अपनी गाड़ी को बाई तरफ से लें या फिर किनारे पर खड़ी कर दें और एम्बुलेंस को पहले जाने की जगह दें, ताकि इस छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बचाई जा सके।
इसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब, उपाध्याय साहब हैं, डॉक्टर एडिशनल कमिश्नर खलील साहब है, डिप्टी कमिश्नर दिगावकर साहब है और हमारा पूरा ट्रैफिक का जो टीम है, ये उपक्रम हम लोग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के साथ राधी फाउंडेशन का उपक्रम है। इसमें गिव वे टू एम्बुलेंस में किसी की जान बचाना है हमको। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की चलाते टाइम आपको इतना ही करना है कि आपको गाड़ी लेफ्ट में लेना है और एम्बुलेंस को वे देना है, ताकि जो जख्मी है या इंजर्ड आदमी है, कोई बीमार है, वो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचे और उसकी जान बचे। हमने ये गिव वे फॉर एम्बुलेंस इसलिए चलाया कि जब हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस में जख्मी व्यक्ति है या कोई मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक का पेशेंट है या स्ट्रोक का पेशेंट है, अटक जाता है। डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि ये गोल्डन आवर का क्या महत्व होता है और उस समय अगर पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाता तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है या उसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए हमने जब ट्रैफिक कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर उपाध्याय साहब से बात की कि प्लीज़ हमें ये अभियान चलाने में सहयोग कीजिए। ये अभियान राधी फाउंडेशन और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से चल रहा है और इसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को मदद की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पॉलिसी चेंज की है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एम्बुलेंस के लिए एक स्पेशल नंबर की भी हमने बनाया है। बट अब हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं, ये जागृति का अभियान इसीलिए था कि ट्रैफिक पुलिस तो सहयोग करेगी ही एम्बुलेंस को रास्ता बनाने के लिए, लेकिन जनता ने भी एक मदद करनी। हम एक सतर्कता फैला सकें ताकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम लाइन में खड़े हों, ट्रैफिक में खड़े हों, रोड पर हो, गाड़ी चला रहे हों, तब हम सतर्क रहे कि हमारे पीछे यदि एम्बुलेंस है तो उसे जगह दी जाए, किसी की जान हमारी वजह से ना जाए और हम सतर्क रहें कि हम हमारी तरफ से जितना योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें और उनकी जान बचाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत और जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नमो मंत्र से गूंज उठेगा अमेरिका देश। आज पीएम मोदी होंगे अमेरिका के लिए रवाना। 30 सितंबर तक रहेंगे अमेरिका दौरे पर। सीट बंटवारे को लेकर महायुति गतिरोध बरकरार। देर रात की मीटिंग भी रही विफल। छोटे दलों ने शिवसेना भाजपा को दिया 11 बजे तक का अल्टीमेटम। टूट सकता है एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 118 उम्मीदवारों की सूची की जारी। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ, जिसमें निवेशकों का रेड कारपेट बिछाकर किया जाएगा स्वागत। और इसके साथ ही आज से नवरात्रि पावन पर्व की शुरुआत। 9 दिनों तक मां दुर्गा की भक्ति में डूबेगा देश। गरबा डांडिया भजन के कार्यक्रम में गूंज उठेगा सारा वातावरण। नमो नमो से गूंज उठेगा अमेरिका। आज पीएम मोदी होंगे अमेरिका के लिए रवाना। 30 सितंबर तक रहेंगे अमेरिका दौरे पर। सीट बंटवारे को लेकर महायुति गतिरोध बरकरार। देर रात की मीटिंग भी रही विफल। छोटे दलों ने शिवसेना भाजपा को दिया अल्टीमेटम। टूट सकता है एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 118 उम्मीदवारों की सूची की जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ, जिसमें निवेशकों का रेड कारपेट बिछाकर किया गया स्वागत। और इसके साथ ही आज से नवरात्रि पावन पर्व की शुरुआत। 9 दिनों तक मां दुर्गा के भक्ति में डूबेगा देश। गरबा डांडिया भजन के कार्यक्रम से गूंज उठेगा सारा वातावरण।
नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और मैं आपके साथ हूं सुधा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका जाने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा अभियान मेक इन इंडिया की शुरुआत में जुटे दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम के साथ कई दिग्गज उद्योगपति कंपनियों के चेयरमैन जैसे आदित्य बिरला, चंदा कोचर, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, टाटा समूह के साइरस मिस्त्री और भी कई अन्य शामिल हुए। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मेक इन इंडिया का कार्यक्रम में शामिल हुए। कि हमारी सरकार का एक मंत्र है, वो सबसे पहली हमारी प्रतिबद्धता है, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। ये विश्वास का जो माहौल है वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। संसद की 4 दीवारों में बनाकर के कानून ही बदलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। संसद की 4 दीवारों के बाहर भी जन जन के मन को जगा करके परिवर्तन का प्रभाव लाया जा सकता है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। और आखिरकार मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसको हैंडसम बायर की भी जरूरत होती है, तभी तो उसकी गाड़ी चलती है। यहां मारुति कार कितनी ही क्यों न बने, लेकिन खरीदार नहीं होगा तो। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, उस बदलाव में एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है और ये जिम्मा सरकार का है। शासन में बैठे हुए लोगों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है। बाद में ग्रोथ चाहता है और फिर प्रॉफिट चाहता है। वो पहले ही दिन प्रॉफिट नहीं खोजता है, उसको प्रॉफिट के लिए और 50 जगह पे बहुत कंपनियां पड़ी है उसके पास, उसको ये चाहिए। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। अगर 135 से मुझे 50% आना है तो सिर्फ सरकार अकेली ये काम पूरा कर सकती है। सरकार अपने निर्णयों को, नियमों को खुलापन ला दें, सरलता से कामों को आगे बढ़ाएं, तो हम आज 135 पर से ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 50 पे आगे खड़े हो सकते हैं। सीटों को लेकर किसी भी तरह का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के कारण महायुति की सभी घटक पार्टियों के नेता महायुति से नाराज हो चुके हैं। स्वाभिमान शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने भाजपा शिवसेना को अंतिम अल्टीमेटम दिया और कहा है कि रात तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, हम महायुति से अलग हो सकते हैं। देना ही पड़ेगा। हमने 18 मांगी थी, 18 देने, क्योंकि ये 18 भी आंकड़ा उन्होंने तय किया था दोनों ने। उसमें 3-4 सीट कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब जो भी निर्णय करना है वो आज रात में ही करो। बहुत सारी बातें रात में होती है, ये भी करो
नहीं तो कल से हम अपने उम्मीदवार खड़े इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसको कम करना है जिसको बढ़ाना है वो उन दोनों को तय करने दो। हम कल तक देखेंगे क्योंकि अब हमें पर्ची बननी है कल 11 तक तो 11 बजे तो पर्ची बननी पड़ेगी ना। 11 से हम पर्ची भरना शुरू कर देंगे। हम अब किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीधा पर्ची भरना शुरू करेंगे। हमने ये तय किया है कि जो भी हम लोग फैसला करेंगे चुनाव में हमारे सारे मित्र पक्ष जो है वो हमारी महायुति के साथ ही रहने चाहिए। सही सोल्यूशन के लिए हमने तय किया। ये आपके पास जानकारी है सर, इक्वेशन क्या रहेगा? मेरे पास जानकारी अलग है। सभी हमारे मित्र हमारे साथ हैं, भाजपा जी भाई साथ हैं और हम आगे रवाना नहीं चाहते। शिवसेना अरे एक बहुत बड़ी पार्टी सर, जरूरत पड़े तो तो हम पीछे लड़ेंगे। तो इसकी घोषणा पहले की है। ये 51 सीटें। बात करते हैं अघाड़ी की, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 118 प्रत्याशी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं देर रात जारी की गई सूची में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ दक्षिण और नारायण राणे कुडाल से चुनाव लड़ेंगे। दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को लातूर सीट मिली तो मुंबई के पूर्व अध्यक्ष और विधायक कृपाशंकर सिंह को कलीना बैंड्रा पश्चिम से और बाबा सिद्दीकी और राजेंद्र दरडा को औरंगाबाद पूर्व से टिकट दिया गया है। अब 118 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ने का विचार किया है या नहीं, ये तो आज साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। वहीं सिलसिले में नवाब मलिक ने अपना नामांकन अनुशक्ति मगर नगर से नामांकन दर्ज किया है, जहां पर हमारे संवाददाता अलीम शेख ने की उनसे कुछ खास बातचीत। इस समय हमारे साथ एनसीपी के कद्दावर नेता, एनसीपी के प्रवक्ता अनुशक्ति नगर विधानसभा से पर्चा भरने जा रहे विधायक नवाब मलिक साहब हमारे साथ आइए मुझसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बार आप यहाँ से पर्चा भर रहे हैं और अगर हम राजनीतिक करियर की आपकी बात करें तो 5वीं मरतबा आप विधायक का पर्चा भरने जा रहे हैं। किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को, और क्या माहौल है? पिछले 20 साल तक महाराष्ट्र की विधानसभा में काम करने का मौका मिला। जब भी चुनाव पहली बार हमने 1996 में जीता, उसके बाद जब भी जनता के पास विश्वास मत मांगने गए, लोगों ने विश्वास करके हमें जिताया और हमने लोगों के सवाल छुड़ाए हैं। हमें लगता है कि इस बार भी जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से लोग विजयी हमें करेंगे। नवाब मलिक साहब, आप जनरली जमीनी राजनीति के नेता कहलाए जाते हैं, जो ग्रास रूट पे आप काम करते हैं, तो लगता है कि ये एरिया भी अभी जो आज का माहौल चल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, कांग्रेस एनसीपी का वो माहौल नहीं है जो पिछले 5 साल पहले था। इसका कुछ असर हो रहा है? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक थ्योरी को हम मानते ही नहीं। 99 में सरकार बनी, काम किया, 2004 में फिर सरकार लोगों ने चुनकर दी, फिर काम किया गया, फिर सरकार चुन के दी है और 5 साल फिर अच्छे काम हुए और फिर हमारी सरकार आएगी। जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, काम जितना किया है उसी के आधार पर जनता का समर्थन मिलेगा। सेना बीजेपी में अभी तक महायुति नहीं हो पाई है, तो लगता है कि उसका कुछ असर हो रहा है, उसका बेनिफिट मिल सकता है पार्टी? हमें लगता है वो मिलके लड़ेंगे। वक्त सिर्फ पास कर रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो इधर उधर भाग न जाए, मनसे के साथ न चला जाए, ये डर उनको सता रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं। मिलके लड़ेंगे, हमें उम्मीद है और फिर भी हम उन्हें आ रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को लेकर भी अभी तक असमंजस बरकरार है, क्या कहना चाहिए? हमें लगता है आज जो भी परिस्थितियां हैं शाम तक क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपके चुनावी क्षेत्र की हम बात करें, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे, या कि क्या समस्या है जिनको लेकर आप चुनाव जीत पाएंगे? समस्याओं का समाधान तो पानी करता, बहुत सारी समस्या खत्म हो गई। डेवलपमेंट ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी यहाँ पे अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, हर तरह की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें थी उसका समाधान हुआ है। हम चाहते हैं कि ढंग से जो मुंबई का विकास है, अनुशक्ति नगर एक क्षेत्र पर मुंबई का सबसे बड़ा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, कोली यहाँ पर हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, तो मुंबई भर से जो पुनर्वसन किए हुए लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो कुछ लोगों को 1976 में झोपड़ी में रखा गया, उन्हें इमारत में बनाया जाए। यहाँ पे कार शेड मेट्रो का बनाने का प्रस्ताव पास किया है, ITI बनाने का हुआ है, हमारे शताब्दी अस्पताल को कॉलेज बनाने के सब प्रस्ताव पाइपलाइन में। हमें लगता है ये पूरा होने के बाद बहुत राहत मिलेगी। तो भाई क्या लगता है कि आखिरी सवाल कि पिछले लोकसभा में जिस तरह मोदी जादू चलाते गए, इस मरतबे में मोदी जादू बरकरार है, महाराष्ट्र विधानसभा में इसका कुछ असर दिखेगा? मुझे लगता है कि आप किसी को एक मर्तबा सभी को बेवकूफ बना सकते हैं या कुछ लोगों को बार बार बना सकते हैं, लेकिन जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब पिछले
3 महीने में जो देश भर में चुनाव हुए, उपचुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें थी, लगभग 70% सीटों पर लोगों ने उन्हें हरा दिया है। इसका यही सबूत है कि जनता अब उनके विरोध में खड़ी हो रही है। क्या माना जाए कि कांग्रेस एनसीपी वापस कमबैक कर रही है, महाराष्ट्र की सत्ता आप ही के हाथ में आ रही है? निश्चित रूप से जनता का काम किया है तो जनता का समर्थन मिलेगा और जनता का समर्थन हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि फिर चौथी बार महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए नवाब मलिक साहब एनसीपी प्रवक्ता साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि चौथी बार भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की ही सत्ता बनेगी और जनता का पूरी तरह से उन्हें समर्थन हासिल है। वहीं उत्तर मुंबई के पूर्व एडिशनल कमिश्नर और उनके भाई रविकांत पारस्कर के खिलाफ चारकोप पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज हुआ है उस पर सफाई देते हुए रविकांत पारस्कर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हे संपूर्णपणे खोटं, बनावटी, तुम्हाला आणि मला लाज वाटेल, सगळ्या समाजाला लाज वाटेल इतकं खोटं काम केलं जात आहे। मला असं वाटतं याच्यात आणखी एक मुद्दा सांगणं जरुरी आहे की आजकालच्या ज्या कायदेशीर प्रविष्ट तरतुदी झाल्या त्यात असं झालेलं आहे की एखादा माणूस इन्कम टॅक्सकडे जर खोटे सगळे कागदपत्र देत असेल, बॅलन्स शीट्स खोट्या करत असतील तर त्याच्या जो सीए असतो त्याला जबाबदार धरलं जातं। जर एखादी बिल्डिंग चुकीची बनवली गेली, कमी जास्त केल्या गेलं तर त्याच्या आर्किटेक्टला जबाबदार जाईल। तर तसं खोटी तक्रार आहे असं जर दिसलं, बदमाशी केली जाते, कोणाला तरी फसवण्यासाठी, कायद्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी केलंय, तर त्याच्या वकिलावर ही अशी जबाबदारी काय येऊ नये। ही संपूर्ण खोटी केस आहे। हे लोक माझ्या घरी आलेले होते, माझ्या घरामध्ये मी, माझी मिसेस, सुनील साहेब म्हणजे DIG साहेब, त्यांच्या मिसेस, माझ्या वयात आलेले 18, 20, 22, 24 वर्षाचे मुलं, असे 7-8 लोक होते। तुम्ही मराठीमध्ये विचारलं म्हणून मी सांगतो, आपल्या मराठी लोकांमध्ये गणपतीच्या काळामध्ये कुठलाही अपशब्द सुद्धा वापरला जात नाही। रात्री लोक येत जात असतात शेजारी पाजारी, म्हणून दरवाजे उघडे ठेवले जात असतात, रोषणाई केलेली असते। अशा वेळेला जर हे म्हणतायत की आम्हाला 3 तास बंद करून ठेवलं, तर कुठे बंद केलं होतं? जर FIR घेऊन आज 5 दिवस झाले, पोलिसांनी कोणीतरी ते यायला पाहिजे होतं, ते जागेचं व्हिजिट करायला पाहिजे होती की साहेब तुमच्या घरात कोंडून ठेवण्यासारखी जागा कुठे दाखवा। आणि जी कंप्लेंट स्त्री आहे तिला मराठीचा गंधही नाही, मग पोलिसांनी त्या व्यक्तीची सेपरेटली स्वतंत्रपणे चौकशी करून तिचं पुन्हा स्टेटमेंट नाही रेकॉर्ड करायला पाहिजे की वकीलबाई म्हणतात आणि ते ॲक्च्युअली कंप्लेंट काय म्हणतात याच्यात किती तफावत आहे पाहिलं नाही पाहिजे। मग ह्या सगळ्या मीटिंगचं रेकॉर्डिंग करण्यात आलेलं आहे, कारण आम्हाला पहिल्या 15-20 मिनिटातच लक्षात आलं की याचा कदाचित आमच्याकडून पैसे उकळून काढण्याचा हा तोच विचार दिसतोय। याच्या पूर्वीसुद्धा त्यांनी आमच्याच बिल्डिंगमध्ये एका माणसाशी भांडणं केली असताना, त्या कुटुंबाशी भांडण केले असताना त्यांच्या मुलीला अत्यंत अश्लील अशा, कुठल्याही स्त्रीला लज्जा वाटेल असे, मी सुद्धा तुम्हाला सांगू शकत नाही, मलाही लाज वाटते की इतके घाण शब्द मी कसे बोलू, अशा भाषेत शिव्या दिल्या होत्या, धमक्या दिल्या होत्या। ते लोक पोलिसांकडे गेले, पोलिसांनी एक NC लिहून त्यांना पाठवून दिलं। पुन्हा दुसऱ्या दिवशी ती धमकी दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं तुम्ही माझे पैसे जर दिले नाही तर मी तुमची गाडी तोडून टाकेल, तुमचा सत्यानाश करेल। सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने त्याच दिवशी संध्याकाळी माझे लहान भाऊ DIG माझ्या घरी गणपती दर्शनासाठी येणार होते। ते सहकुटुंब आले, आम्ही सगळे लोक बसलो होतो, रात्री 9:00ची वेळ होती। दिवसभरात या लोकांचे कमीत कमी 15, 20, 25 फोन आले होते, तो रेकॉर्ड आहे सगळा। CDR जर काढण्यात आला तर त्यांनी खरंच फोन केले होते की नाही, ते केवळ SMS केले होते की नाही ते पोलिसांना व्हेरीफाय करता येते, माझे घेता येतील, मी माझा फोन द्यायला तयार आहे। सगळे माझ्याकडे कमीत कमी त्यांचे आलेले या 2 महिन्यातले 100-150 SMS आहेत। संपूर्ण कुटुंबाच्या समोर 4-6 लेडीजच्या समोर ह्या अशा वाईट धमक्या दिल्या जातील। एक एवढा मोठा अधिकारी ज्याला माहिती आहे की माझ्यावर ऑलरेडी असे आरोप झाले, ते केस चालू आहे, ती केस चालू असताना दुसऱ्याला पुन्हा घरात बोलवणं, बंधक बनवणं, अशा धमक्या देणं म्हणजे ते। आज से नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो गया है। ऐसे में पूरा देश मां की भक्ति में लीन हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पर्व का पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि का शुभारंभ मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से होता है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी
रुषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक धार्मिक कहानी है और वो ऐसे। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, केवल भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, केवल मुझे ही नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वो अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तभी नवरात्रि में पहला मान शैलपुत्री का होता है। वहीं नवरात्रोत्सव का शुभारंभ आज से हो चुका है। देश भर में माता रानी के 9 रूपों की पूजा और गरबा रास का बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। श्रद्धा और भक्ति के लिए मनाए जाने वाले नवरात्रि को भी कुछ लोगों ने व्यापार का साधन बना लिया है, जिसके कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। इसी प्रकार का एक नज़ारा मुंबई के एक जुहू इलाके में हमें देखने को मिला। मुंबई का जुहू इलाका है जहां पर हम खड़े हैं और इस इलाके को काफ़ी पॉश और वीआईपी माना जाता है। और ख़ास बात इस एरिया की है कि इसे साइलेंट जोन में डाला गया है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी शांतता से लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से त्योहारों का मौसम आ रहा है और हाल फिलहाल अभी नवरात्रि आने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ इस एरिया में। ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे कि इस साइलेंट जोन जो इलाका है, इसमें कुछ कमर्शियल लोग जो है वो नवरात्रि का आयोजन करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आखिर क्या है दिक्कत, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में पीएल चतुर्वेदी साहब हैं, जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे वेलफेयर है उनके सेक्रेटरी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे चतुर्वेदी साहब की आखिर क्या परेशानी क्या है आपके यहाँ की? पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन नाम है जू सिटीजन वेलफेयर ग्रुप, और ये जितनी भी एएलएम है उनसे मिलके बनी हुई है, जो कि जू एरिया की जू बीच है और जितने भी एरिया में शांतता रहनी चाहिए और उसके लिए है। यहाँ पर रितंबरा कॉलेज की ग्राउंड पर डांडिया हो रहा है बड़े पैमाने पर। पीवीआर के सामने भी एक हो रहा है डांडिया बड़े पैमाने पर। तो वहाँ के लोग, ये हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ के लोग यहाँ आए कि साहब ऐसा हो रहा है, वो मान नहीं रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। पुलिस की परमिशन नहीं ली है, जबकि वो डिक्लेयर्ड साइलेंस जोन है। हाई कोर्ट का डिसीजन है इसके बारे में, और लास्ट ईयर उनको परमिशन रिफ्यूज भी हो गई थी। मैंने उनके सबके कहने पर, और मैं एक प्रतिनिधि संस्था होने की वजह से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने पुलिस में शिकायत की और मैं सी अभय शास्त्री जी को शिकायत दे आया। किस तरह का आपने विरोध दर्शाया है? क्या जो आयोजक है उनके पास आप गए और इस तरह का कोई विरोध दर्शाया, या आप डायरेक्ट पुलिस के पास गए कंप्लेन लेके?
देखिए, हमारी संस्था के जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम जी, वो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई। जहां हम आतंकवाद के साए में जी रहे हों तो हम ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करें कि कोई भी आतंकी घटना हो जाए और उसके बाद हम पश्चाताप करें। धर्म अर्थ से गलत होता है। धर्म को बेचने वाले कभी धार्मिक नहीं हो सकते। ये सिर्फ धर्म के नाम पे ढकोसले हैं, धोखेबाजी है। धर्म के साथ ये जो है उसके साथ अन्याय है। जिस तरह से हमारे यहाँ साइलेंट जोन माना जाता है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो आप इस तरह का आयोजन यहाँ पर ना करें। उसके लिए कोई ऐसा मैदान या इस तरह का लीजिए जहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ है तो चले, लोगों को परेशानी नहीं हो। कुछ बात हुई थी आपकी आयोजकों से? हमारी भी बात हुई थी, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है जी। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि त्यौहार होते हैं बिल्कुल सबके लिए उतना ही महत्व रखते हैं। कोई भी रिलीजन के हो चाहे, उसका काफ़ी महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग उसको व्यवसायीकरण जो कर डालते हैं वो काफ़ी घातक होता है समाज के लिए और धर्म के लिए। आनंद के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। 24 सितंबर अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए बेहद अहम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के द्वारा भेजा गया यान मंगल ग्रह की कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। भारत पहली ही कोशिश में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत का दिन ऐतिहासिक बन गया। इसके द्वारा भेजा गया यान 65 करोड़ किलोमीटर का सफर करके मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। भारत पहली ही कोशिश में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका भी 6 नाकाम कोशिशों के बाद यह सफलता हासिल कर पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को क्रिकेट में जीत से 1000 गुना बड़ी बताया है, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पीएम को यूपीए को भी इसका श्रेय देना चाहिए। इस मंगलयान की मदद से इसरो के वैज्ञानिक मंगल के वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे। भविष्य में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए यह बेहद जरूरी है। मंगलयान की मदद से ग्रह की सतह और वहां मौजूद मिनरल्स का अध्ययन भी किया जाएगा। इसके अलावा ग्रह पर पानी और मीथेन की मौजूदगी की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा। पानी और मीथेन जीवन की संभावना स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान को 1 दिसंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है, मैं जितनी बार आप लोगों के बीच में आया हूं, हर पीढ़ी एक नई पीढ़ी को तैयार करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूं कितने यंग साइंटिस्ट मेरे सामने खड़े हैं। पुरानी पीढ़ी ने इनको तैयार किया और ये नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। और यही परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा एक प्रकार से हमारे देश की विशेषता रही है, जो मुझे आज इसरो में महसूस होती है। इन सीनियर मोस्ट वैज्ञानिकों ने जो परंपरा बनाई है पिछले 50-60 साल में, वो आज भी आगे बढ़ रही है। इस कल्चर के लिए भी, इस परंपरा के लिए भी आप सभी वैज्ञानिक बहुत बहुत इस उत्तम परंपराओं को निर्मित करने के लिए अभिनंदन के अधिकारी है। Though your achievements, you have honored our forefathers and inspired our future generations. You truly deserve all the love and respect you get from graceful nation. इस ऐतिहासिक क्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के मार्स मिशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहे। मिशन सफल होते ही पीएम ने सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। India has successfully reached Mars. आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मंगल की कक्षा में प्रवेश होने से पहले मंगलयान की गति कम कर दी गई थी। इसके साथ ही मंगलयान का रास्ता भी थोड़ा बदल गया। मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिल होने से 3 घंटे पहले इसरो का यान कई अहम प्रक्रियाओं से गुजरा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सारे कमांड
14 और 15 सितंबर को ही कंप्यूटर में अपलोड कर दिए थे। जाहिर है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेस्क रिपोर्ट, लेमन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज।